नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, बहुत दिनों से आप लोगों का एक जो है वो था कि कोई नई मेडिसिन की जर्नी नहीं ली गई। बात भी सही है कि इधर हम लोग रूब्रिक्स और केसेस कर रहे थे। तो आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत सारा धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए और कमेंट करने के लिए। कई व्यूअर्स ने इसको लिखा भी है कि कोई नई मेडिसिन की जर्नी लें। तो आप लोगों के लिए आज हम एक नई मेडिसिन की जर्नी लेंगे और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास करके जो है हमारे जो ब्रेन के ट्रबल्स हैं या वो जो है जहाँ पे हमको मेनिंजाइटिस या इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, उस कंडीशन में ये बहुत यूज होने वाली मेडिसिन है। लेकिन उसके अलावा भी नॉर्मल लाइफ में हम इसको, अगर हम इसके रूब्रिक्स के थ्रू जाते हैं और इसके मेंटल सिम्टम्स के थ्रू जाते हैं तो फीवर से लेकर के और जो है बड़ी बड़ी बीमारियों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों, आज जो है ये रविवार का दिन है और ठंडी का महीना है, थोड़ा सा धूप है गुनगुनी। तो इस धूप में हम जो है इस कंडीशन में जब हम बैठते हैं थोड़ी देर, तो हमको ये लगता है कि चुपचाप हम ऐसे करके आंख बंद करके और थोड़ा सा निढाल हो करके ऐसे लेटे रहें। आसपास क्या हो रहा है ये हमको पता भी रहता है, लेकिन हमको वहाँ पे कोई रिएक्ट करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि बस ऐसे जैसे है ऐसे चुपचाप पड़े रहें। इसी कंडीशन से मिलती जुलती ये मेडिसिन है जिसमें इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आती हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा इस कंडीशन को समझ के हम चलेंगे तो थोड़ा समझ में आएगी। तो ये मेडिसिन है हेलीबोरस। अभी हम हेलीबोरस की जर्नी लेने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे स्टालवर्ड्स ने, हमारे राइटर्स ने इसको किस तरीके से लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, इसके लिए जो है जो अलग अलग राइटर्स ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, सबसे पहले हम उन वर्ड्स को पढ़ते हैं और उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें डॉक्टर एलन स्किनोट है और डॉक्टर केंट का है, डॉक्टर बोरिक का है, डॉक्टर फाटक सर का है, फैरिंगटन का है, नैस का है। इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन से, अलग अलग जो है बुक से ये शब्द हमने उठाए हैं जो हेलीबोरस को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं। जहाँ पे एक शब्द में हम इस मेडिसिन को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दें, ये वर्ड्स हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले है थॉटलेस, डू नथिंग, से नथिंग, सेमी इडियोटिक, मेलंकोलिक स्टेट, वॉफुल, डिस्पेयरिंग, साइलेंट, स्टबर्न साइलेंट, डू नथिंग, से नथिंग, बिनम्ड सेंसोरियम, एक्यूट इडियोसी या सेमी इडियोटिक। इसके साथ ये लाइन सुनिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वैकेंट, थॉटलेस, स्टेयरिंग आइज वाइड ओपन, इनसेंसिटिव टू लाइट, कंडीशन ऑफ सेंसोरियल डिप्रेशन, लो स्टेट ऑफ वाइटलिटी, थॉटलेस। इसके बाद जो है अभी देखिए, इनडिफरेंट टू ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, डिमिनिश्ड पावर ऑफ माइंड ओवर बॉडी। अभी इन शब्द को जो है, इन सब को शब्दों को, इस लाइन को सुनने के बाद हमको क्या लगता है कि जो हेलीबोरस के बारे में अलग अलग राइटर्स ने एक ही बात लिखी हुई है कि ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं। एक सेंसरी, एक हमारा ब्रेन, एक सेंसरी नर्व्स, दूसरा हमारा ब्रेन और तीसरा हमारा मोटर। तो इसमें जो है, इसमें जो हमारा सेंसरी वाला पार्ट होता है, जो हमारे सेंसोरियम होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। और वो किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं, इसके लिए लाइन लिखा हुआ है, बिनम्ड सेंसोरियम या जो है कंडीशन ऑफ सेंसोरियल डिप्रेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा सेंसोरियल पार्ट है, जो सेंसोरियम है, वो थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डॉक्टर हेनीमैन सर का एक कोट है। उन्होंने लिखा हुआ है अपने उसमें कि ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन में वर्क करती है जहाँ पर कि हमारे सेंसेस, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो तो इंटैक्ट रहते हैं। जैसे हमारी स्किन इंटैक्ट है, हमारी टंग के जो हमारे टेस्ट बड्स हैं वो इंटैक्ट हैं, हमारी आइज़ वो अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, हमारे ईयर्स वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन
इनके द्वारा जो परसीव किया जाने वाला स्टिमुलाई है, वातावरण में जो हलचल है जिसको हम इन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हम रिसीव करते हैं, वो हलचल हमको नहीं समझ में आती, वो हलचल हमारे जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचती है। ये मेडिसिन जो है इसको हम क्रिसमस रोज़ कहते हैं, और ये मतलब दिसंबर के महीने में जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, हर तरफ कहीं कुछ दिखता नहीं है, ऐसी कंडीशन में ये रोज़ ये जो है ये ग्लो करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से अगर हम चलते हैं, तब हम देखते हैं कि आप समझिए कि ऐसा बंदा जिसको अपने आसपास वातावरण में जो भी हलचल हो रही है, वो हलचल जो भी चेंजेज हो रहे हैं, वो चेंजेज उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो पुष्प जो है वो ऐसे उस समय फूला हुआ है, उस समय उसमें वो जो है खिला जिस समय की आसपास पूरी चारों तरफ से कुहासा है, चारों तरफ से कोहरा है। हमको हमारे 10 फीट दूर पे क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा, वो दिख नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये बंदा जिसको अपने आसपास जो वातावरण में जो चेंजेज हो रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वजह से इसका रिएक्शन भी नहीं होता है। मतलब जहाँ पर एक सामान्य आदमी रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पर इसका रिएक्शन नहीं होता है। इसका रिएक्शन इतना कम हो जाता है कि अगर हम इसकी प्यूपिल पर, इसकी आंखों पर लाइट डालते हैं, टॉर्च देते हैं, तब भी उसकी प्यूपिल्स जो है वो इनसेंसिबल टू लाइट होती हैं। मतलब जबकि ये सबसे डीपेस्ट कंडीशन है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी ये पेशेंट अभी होश में रहता है। होश में मतलब ये सेमी कॉन्शसनेस कंडीशन में रहता है। इसके लिए ये जो है राइटर्स ने लिखा हुआ है कि ये जो है रूब्रिक हमारे पास है, अनकॉन्शसनेस, कोमा, इनसेंसिबिलिटी बॉर्डरिंग ऑन, मतलब कि इनसेंसिबिलिटी बॉर्डरिंग ऑन कोमा। तो ऐसी जो हमारा सेंसोरियम है वो इतना इनसेंसिबल हो गया है कि वो कोमा जैसे कंडीशन में पहुंच जा रहा है। मतलब ये जो बॉर्डर बन गया है, बॉर्डर मतलब जैसे कि हम इतना ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि पहले इनसेंसिटिबिलिटी होगी, उसके बाद फिर जो है अनकॉन्शसनेस होगा, उसके बाद फिर कोमा वाली कंडीशन आएगी। ये सारी कंडीशंस अलग अलग है, लेकिन इनके बीच में एक फाइन बॉर्डर है। तो इसकी सेंसिबिलिटी कोमा तक पहुंच जाती, लेकिन अभी कोमा में पहुंची नहीं, उसके ठीक पहले वाले बॉर्डर पे जा कर के रुकी हुई है। इस कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। ये इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इस लाइन को अच्छे से समझ पाएंगे तो इसके बाद इसकी सारी रूब्रिक्स हम अच्छे से समझ लेंगे। ये बंदा जो है ऐसी कंडीशन में पहुंच गया है कि आसपास में वातावरण में क्या हलचल हो रहा है वो उसको पता नहीं है। इसके लिए हमारे पास रूब्रिक है, डलनेस अंडरस्टैंड्स डज नॉट हैपनिंग व्हाट इज। इतना मतलब, इसका मतलब ये इतना डल हो जाता है कि आसपास के वातावरण में क्या हलचल हो रही है, क्या दिक्कत, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो इसको समझ में नहीं आती है। फिर उसके बाद हमारे पास रूब्रिक है, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ इन्फेंट लाइक एन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इन्फेंट का मतलब होता है कि 2 महीने 3 महीने का छोटा बच्चा जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो मतलब इतना हेल्पलेस होता है कि वो किसी से हेल्प मांगने की भी स्थिति में नहीं रहता है। वो अगर आप ऐसे समझिए कि उसको टॉयलेट हो गई, लैट्रिन हो गई, वो पड़ा हुआ है, उसको भूख लगी है तो थोड़ा सा रो देगा, लेकिन वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाएगा कि क्या हमको चाहिए। वो उसी में पड़ा हुआ है, उसी में खेल रहा है, उसी में रो रहा है, उसी में कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको बताना नहीं आता, वो कह नहीं सकता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो चाहता क्या है वो भी इसको पता नहीं रहता। मतलब ना तो ये कह सकता है और कि ये कंडीशन है, और ना तो ये आपसे चाहता क्या है, वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है। इसके लिए हमारे पास जो रूब्रिक है वो बहुत अच्छी रूब्रिक है हमारे पास। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे लेंगे। तो अभी जो है इसके बाद फिर हमारे पास है आंसरिंग अनइंटेलिजेंटली। इसका मतलब कि अगर ये पेशेंट हमको आंसर भी करेगा, अगर हमको अपनी चीज़ों को बताएगा भी,
तो वो भी ऐसे नहीं बता पाएगा कि जो उसको एग्जैक्टली चाहिए होता है, जो उसको वास्तव में चाहिए होता है। हमको लगेगा यार ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। तो ये जो बेवकूफ़ी वाली जो कंडीशन है, जो इसको देख करके, एक तो इसमें हमको स्टूपर कंडीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसमें डलनेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि ब्रेन की पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो गई। लेकिन अगर ब्रेन की पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं हुई है तो उस कंडीशन में अगर ये पेशेंट हमारे पास आता है तो हमको ये लगेगा कि ये पेशेंट थोड़ा सा नॉर्मल से एबनॉर्मल है, नॉर्मल बात नहीं कर पाता है, थोड़ा सा ये अनइंटेलिजेंट टाइप का है। इसी के लिए डॉक्टर एलन ने इसको लिखा हुआ है कि एक्यूट इडियोटिसिटी, मतलब एक्यूट इडियोसी ये है, और कंपेयर किया है बेराइटाकार इज क्रोनिक मेडिसिन ऑफ क्रोनिक इडियोसी। मतलब कि एक्यूट कंडीशन में अगर हमको इडियोटिक चीज़ें लग रही तो वहाँ पर हम हेलिबोरस के बारे में सोच सकते हैं। इनडिफरेंस सफरिंग टू, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हमने आपसे बताया कि जो आसपास क्या चीज़ हो रही क्या नहीं हो रही उससे इसको पता ही नहीं है। तो ये पेशेंट जो है ये अपनी सफरिंग को ले करके इनडिफरेंस है, इसको पता ही नहीं है कि इसको क्या है। थोड़ा सा एक केस के थ्रू हम अगर इस मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब ये करीब 2 से 3 महीना हो गया, तो हमारे पास एक पेशेंट आया था। उस पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी कि उसको जो है जो उसके पहले तो वो जब पेशेंट आया तो उसके बारे में देखें। जब पेशेंट वो आया तो आते समय वो लड़खड़ा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये किधर जाना है किधर नहीं जाना है। उसके गार्जियंस उसको ले करके पकड़ के आए और मेरे पास बगल में स्टूल रखा हुआ था, उस पर बैठा दिया। जैसे ही वो पेशेंट बैठा, बैठने के बाद उसने क्या किया कि वो टेबल पे ऐसे करके लेट गया, ऐसे करके। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उसने अपना नाम बताया। फिर मैंने कहा दिक्कत क्या है तुमको, समस्या क्या है। तो वो बता रहा है कि मेरे यहाँ पे कान में यहाँ पे दर्द हो रहा है, और जो है क्या बोलते हैं, मुझे जब मैं लेट जाता हूँ तो मुझे झटके आने लगते हैं, झटका आ रहा है, कान में दर्द हो रहा है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं चक्कर आ रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है। वो उसने 3-4 कंप्लेंट्स बताई। वो वीडियो हमने अपने ग्रुप में शेयर भी किया था। उसमें जो हमारे ग्रुप में लोग होंगे वो जानते होंगे, उसने उन्होंने देखा था। बहुत अच्छा केस था ये हेलिबोरस का, एग्जैक्ट हेलिबोरस की पिक्चर थी वो तो। लेकिन यूट्यूब पे हम उन वीडियोस को नहीं शो कर सकते हैं क्योंकि उसके पीछे थोड़ा सा जो है वो हमारे पास रीजन होते हैं वो। तो खैर अभी ये उसके बाद में जो है जब उनके गार्जियन ने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब ये बता नहीं पा रहा है कि ये है क्या, तो हमने कहा कि ठीक है रुक जाओ अभी तुम इसको बोलने दो। तो वो जब इतना बोले हमने कहा आप बताइए। फिर वो बोल के फिर लेट गया, तो हमने कहा आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो है इसको टीचर ने स्कूल में ये लेटा हुआ था ऐसे करके, तो टीचर ने इसको डंडा मारा। पहले 1-2 डंडा इसको पीठ पे मारा, उसके बाद फिर ये जो है उठ के ऐसे देखा और फिर लेट गया, तो इसके सर पे उन्होंने डंडा मार दिया। ये इंटरमीडिएट का छात्र था। तो हमने कहा कि अच्छा, तो उसका मेडिको लीगल वगैरह सब हो गया। तो उन्होंने कहा मेडिको लीगल वो सब हो गया है, लेकिन अभी आप ये जो है 2-3 दिन से इलाज में भी था, लेकिन बहुत अच्छे से ये रिस्पांस नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपको दिखा ले, मेरे पुराने पेशेंट थे। तो हमने कहा ठीक है। तो अभी जो है तो वो अभी इस कंडीशन को आप समझिए। फिर मैंने उस बच्चे को बोला, हमने कहा अच्छा उठो वहाँ तक जाओ। वो पेशेंट उठा और थोड़ी दूर तक जा कर के रुक गया। फिर उसके बाद में हमने कहा कि अच्छा वापस आ जाओ। फिर आया, फिर बैठा, फिर वैसे लेट गया। ये पूरी पिक्चर थी। अभी इसमें क्या है, इस केस में आप देखिए, इस केस में है क्या कि उस बंदे को जो लड़का था उसको जब मेरे पास लाया गया तो मैंने जब उससे कंप्लेन पूछी, तो नॉर्मली जो इंजरी के पेशेंट होते हैं वो पहले इंजरी बताते हैं, उसके बाद अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं। ये क्या कर रहा है, ये अपनी कंप्लेंट बता रहा है, इंजरी ये बताया ही नहीं। तो मे बी कि उस समय जब इसको चोट लगी थी वो थी, उस समय भी ये चूँकि वैसे ही लेटा हुआ था, उस समय बता रहा था कि मेरे सर में दर्द था तो मैं ऐसे लेटा हुआ था। मे बी ये उसी समय हेलिबोरस की कंडीशन में रहा था, और जब टीचर ने इसको एक डंडा मारा तब भी ये उठा, इसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और फिर ये लेट गया। फिर उन्होंने दूसरा डंडा सर पे मार दिया तो वो बेहोश हो गया। फिर उसको ये लोग ट्रीटमेंट के लिए ले आए। अभी देखिए कि हमारे आसपास के वातावरण में जैसे होता नहीं कि जैसे किसी को आप एक बार डांट दीजिए या वो कर दिए तो वो तुरंत रिस्पॉन्स कर देता है। ये डंडा खाने के बाद भी फिर वैसे जा कर के लेट गया, तो मे बी वो इरिटेट हो गया होगा टीचर, और
उसने हिट कर दिया। तो अभी जो है उसके बाद जब ये मेरे पास आया तो इसको जो चीज़ बतानी चाहिए थी वो नहीं बता रहा, जो इसको दर्द और झटका जैसा जो आ रहा था, जर्क, वो इसको बता रहा है। और फिर जब मैंने कहा कि उठो वहाँ तक जाओ, वो तो उठ के वो वहाँ तक गया और उसके बाद में वहीं रुक गया। जैसे होता नहीं नॉर्मल हम कहेंगे चलो ज़रा टहल के आ जाओ, तो आदमी जाके घूम के लौट आता है, फिर वो वहाँ गया वहीं रुक गया, उसके बाद फिर वो वहाँ से वापस आया। तो इस केस में मैंने हेलीबोरस प्रिस्क्राइब किया था और हेलीबोरस देने के 4-5 घंटे बाद, क्योंकि मैंने सीटी एडवाइज किया था जब तक वो दवा लेने के बाद और सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेकर के आए, उसके बाद उसके झटके आने कम हो गए थे, उसका जो है मतलब जो पेन था वो काफ़ी कम हो गया था, जो वर्टाइगो था वो काफ़ी कम हो गया था, मतलब उसको 50% तक आराम हो गया था। उसके बाद फिर उसको 1 हफ्ते बाद जब फॉलोअप के लिए आया तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था और फॉलोअप में वो बोल रहा था कि सर उस समय मुझे याद नहीं है कि क्या क्या हुआ था। मैंने उससे पूछा कि उस समय तुमको मैंने देखा था ये याद? उसने कहा हाँ आपने देखा था याद है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था उस समय मुझको ये याद नहीं। अभी देखिए, अभी आप इस कंडीशन को जो है आप समझने की कोशिश करिए इस केस के थ्रू। पेशेंट जब डिजीज़ कंडीशन में है, जब हेलीबोरस की कंडीशन में है, उस कंडीशन में उसको अपने आसपास का वातावरण क्या है वो समझ में नहीं आता है, आसपास क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आता है बस, और उसको जो है कैसे बोलना है, क्या बताना है, ये आंसर अनइंटेलिजेंटली है। उसके बाद फिर स्टूपरनेस कंडीशन है, ये स्टूपरनेस की कंडीशन है। तो इस तरीके से जो है इस रूब्रिक मतलब इस केस के थ्रू हम रूब्रिक्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे अभी आगे। फिर आगे देखिए रूब्रिक हमारे पास है सेंसेस डल, ऑर्गन ऑफ टेस्ट, हियरिंग एंड विजन अनइम्पेयर्ड एट। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात की कि इसके सेंसेस जो है वो डल हो जाते हैं, जबकि सारे ऑर्गन्स इसके जो है उसके टेस्ट के, हियरिंग के, विजन के वो अनइम्पेयर्ड रहते हैं, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता कि आसपास क्या हो रहा है। डलनेस सेज नथिंग। अभी एक नॉर्मल दूसरा बच्चा होता जिसको मार पड़ी होती तो कितना गुस्सा होता उसके लिए, लेकिन ये इमोशन इसमें है नहीं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा, वो केवल अपनी कंप्लेंट्स के बारे में बात कर रहा है। ये एब्सेंट माइंडेड रूब्रिक्स में है, ये एब्जॉर्ब्ड रूब्रिक में है, ये रूब्रिक में है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड इस रूब्रिक में है। तो इस तरीके से ये जो है जो इसके ब्रेन की जो कंडीशन है, आप इन रूब्रिक्स के थ्रू आप अगर चलेंगे तो देखेंगे कि ये प्रेजेंट कंडीशन में रहता ही नहीं है, ये आसपास जो हलचल हो रही है ये उसको जो है वो इसके लिए क्या बोलते हैं उतना प्रभावित नहीं करती है। फिर अभी हमारे पास एक और रूब्रिक है जो इसका को रूब्रिक है, ये रूब्रिक है इनडिफरेंस, डिजायर नॉर एक्शन ऑफ द विल हैज़ नो। इसको अगर हम सीधे से पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इनडिफरेंस हैज़ नो डिजायर नॉर एक्शन ऑफ द विल। इसका क्या मतलब होता है इस रूब्रिक का कि वो इनडिफरेंस होता है। इनडिफरेंस को हम अच्छे से समझते हैं, इसके पहले कई सारी वीडियोज़ में हम आपसे बात कर चुके हैं। इनडिफरेंस होता है और उसके बाद में इसकी जो है हैज़ नो डिजायर, इसकी कोई इच्छा नहीं होती है, ये इच्छा से परे है। हैज़ नो डिजायर नॉर एक्शन ऑफ द विल, ना तो इसको कुछ करने की इच्छा होती है, ना तो इसको कुछ करने की इच्छा होती है और ना ही इसकी कोई डिजायर होती है। तो ऐसा बंदा जो डू नथिंग और सेज नथिंग में की कंडीशन में पड़ा रहता है। इस रूब्रिक को आगे एक बहुत बढ़िया हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन रोबोट वन इज। इसका मतलब होता है कि वो एक रोबोट है। रोबोट का क्या मतलब होता है, रोबोट ऐसी मशीन है जो दूसरे के द्वारा गवर्न होती है, जिसको दूसरे लोग चलाते हैं, जो दूसरे की इच्छा से चलती है, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं होती है और ना तो क्या करना है वो उसको पता होता है, उसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में होता है। तो चूंकि इसके पास अपनी कोई इच्छा नहीं है इसलिए दूसरे आदमी जो कहते हैं वो ये करता है। इस रूब्रिक को हम अलग से लेंगे चूँकि ये बहुत डीप रूब्रिक है और इस रूब्रिक को अच्छे से समझने के लिए, चूँकि अगर हम रूब्रिक और मेडिसिन दोनों को केस को एक साथ सब करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी हम रूब्रिक्स को यहाँ से इतनी फीलिंग के साथ इस पर छोड़ते हैं कि ये दूसरे के कंट्रोल में रहना चाहता है। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब हमको जो है ऐसा लगता है ना कि जो है जो
मतलब ये जो लाइफ है, ये जो चल रहा है, ये मशीन की तरीके से है, इस तरीके की फीलिंग आती है। या दूसरे जो है जो कहते हैं वो ये करता जाता है, इसकी अपनी खुद की इच्छा नहीं होती है। एक पेशेंट मेरे पास थी, उसमें जो है वो कह रही थी कि हमने उसको ट्रेम्बलिंग की प्रॉब्लम थी, हाथ के ट्रेम्बलिंग की, तो उस पर कई बार मेडिसिन चेंज की गई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो हमने पूछा बेटा तुम करना क्या चाहती हो, बीएससी की स्टूडेंट थी। तो उसने कहा कि सर हम ऐसा जॉब करना चाहते हैं ना कि जिसमें मुझे क्लर्कियल जॉब में जाना चाहते हैं। हमने कहा क्लर्कियल जॉब में जाना चाहती हूँ, ये कौन सा, मतलब लोग आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर ये वो रहता है। तो उन्होंने कहा कि सर हम चाहते हैं ना कि हमको जो है कोई काम बता दे, मैं वो काम कर लूँ, उसके बाद में मैं रख दूँ, ज़्यादा हमको वो नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन, ये उसमें उसको लगता है कि कोई उसको गवर्न करे, कोई उसको चलाए, कोई उसको वो करे, तो वो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पास अपनी कोई इच्छा नहीं है, खुद से ये कुछ कर नहीं सकता है। तो दूसरे जैसे कहते हैं वो करता, वो करता है ये पेशेंट। अभी क्या होता है कि कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कहो कि उठ तो उठ जाते हैं, जिनको ऐसे जो है लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब इनका वही नहीं रहता, इनको जब खाना दो तब ये खाना खाएंगे, जब नहीं दो तो ये खुद से मांगते भी नहीं हैं। इनसे कहो कि चलो बाहर बैठो तो ये बाहर बैठ जाते हैं, इनसे कहो चलो अंदर बैठो तो अंदर बैठ जाते हैं, इनसे कहो चलो लेट जाओ तो लेट जाते हैं, मतलब जैसे इनकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं है। तो इस तरीके की जो कंडीशन आती है, ये डिल्यूजन रोबोट इज एन है। तो अभी इसके बाद फिर अब अगली जो है हमारी रूब्रिक है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड रिफ्यूजेज, मसल्स रिफ्यूजेज टू ओबे द बिल व्हेन अटेंशन इज टर्न अवे। जैल्सीमियम के वीडियो में, जैल्सीमियम के केस में हमने इस रूब्रिक को खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। इस रूब्रिक का यहाँ जो मतलब है कि उसका दिमाग काम नहीं करता, कन्फ्यूज रहता है। ये तो जब थोड़ा अलर्ट होता है ऐसी कंडीशन में, और वो जो है उसका जो उसके जो मसल्स हैं वो अगर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा अपना विल पावर इंक्रीज करके कोई काम करना चाहता है तभी वो काम कर सकता है, और जैसे ही उसका ध्यान वहाँ से हटता है वैसे ही वो मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो वहाँ से छूट जाता है। इम्बेसिलिटी निगेटिविज्म में ये मेडिसिन पड़ी हुई है। इडियोसी के बारे में हमने आपसे बात कर लिया, और इसके बाद फिर जो है अभी हम कुछ इसके और डलनेस की रूब्रिक्स देखते हैं। डलनेस में बहुत सारी रूब्रिक्स में ये मेडिसिन पड़ी हुई है, चूँकि डल मेडिसिन है। डलनेस कोराइजा ड्यूरिंग, डलनेस चिल ड्यूरिंग। इसका मतलब डलनेस कोराइजा ड्यूरिंग का क्या मतलब होता है, मतलब छोटी सी भी कोई कंप्लेन आ जाती है, ज़रा सी भी कोई बात होती है तो ये पेशेंट डल हो जाता है, ये जो है ये नीचे चला जाता है। और डलनेस की कंडीशन में क्या होता है कि इसके जो सेंसोरियम होते हैं वो सबसे पहले डल होते हैं, इसको कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खुद से इच्छा ख़त्म हो जाती है, इस तरह कुछ मन नहीं कर रहा है, बस मुझे आप छोड़ दो, इस तरह की कंडीशन में। या अगर कोई कहेगा तो उठेगा, वो कर लेगा, फिर जा कर के वो लेट जाएगा। तो ये कंडीशन है इसकी। डलनेस चिल ड्यूरिंग, डलनेस विथ कंप्लेंट्स ऑफ हेड, डलनेस सेज नथिंग, कुछ नहीं कहता है, ठीक है। मॉर्निंग विथ बीपिंग, ये इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन है इसमें। मॉर्निंग कराहने के साथ रोता है ये पेशेंट, क्योंकि ये एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस के कंडीशन में होता है, हेल्पलेसनेस इन्फेंट लाइक। तो उसमें इसको कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है, तो कराहेगा और रोएगा। तो इस तरीके में ये जो है यहाँ पे हम इसको सोच सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक रूब्रिक हमारे पास है कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट रबिंग द फोरहेड व्हेन ट्राइंग टू कंसंट्रेट। ये कई बार ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक हमारे पास हो सकती है कि पेशेंट जो है वो अगर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो फोरहेड को रब करता है। ऐसे नहीं करते, कुछ लोग सोचते हैं ऐसे ऐसे करके सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या मतलब इस तरीके से जो जेस्चर होता है कि सोचते समय उनको समझ में आता तो फिर वो अपने फोरहेड को रब करते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन की रूब्रिक जेस्चर के थ्रू हम इस मेडिसिन में एंटर कर सकते हैं। अगली रूब्रिक हमारे पास है अनकॉन्शसनेस एलोन व्हेन, मतलब क्या होता है कि जब वो अकेले रहता है तो अनकॉन्शस हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ रूब्रिक्स के थ्रू हमने हेलिबोरस को एक्सप्लेन किया। अभी बड़ी मेडिसिन है, इसकी बहुत सारी रूब्रिक्स हैं और ये हमको लग रहा है कि लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और इसके बाद फिर हम इसको सेकंड पार्ट में लेंगे, इसके और रूब्रिक्स को और इसकी और अंडरस्टैंडिंग्स को।
तो ये अभी हम देख रहे हैं कि इसमें इस मेडिसिन में जो हमने इसके फील जो हमको जो एक कंसाइज करने का प्रयास करें, तो ये समझ में आया कि ये जो है इसके सेंसोरियम थोड़ा सा डल हो जाते हैं, इसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और ये बंदा दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है। अभी जो दूसरे लोग इसको कंट्रोल करते हैं और फिर उनके साथ इनका इंटरेक्शन कैसा होता है, मतलब ये पेशेंट की जो है जो इंटरनल फीलिंग है वो हमने लिया है। सेकेंड पार्ट में हम लेंगे इसका IPR के साथ रिलेशनशिप कैसे होगा, और फिर इसके कौन से रिफ्लेक्शंस वो सामने आएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं अपनी क्लिनिक में देख करके और इस रूब्रिक को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आने वाला पार्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना जो है इसके लिए आपको थैंक यू। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको भी आप पूछिए। अच्छा लगता है जब आप लोगों इस तरीके से आपका रिएक्शन मिलता है हमारे प्रति। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसको आगे ले सकें। थैंक यू।